बच्चों, आज एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। बड़ा चैप्टर है, मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो देखो क्या है बायोमॉलिक्यूल। हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि क्या है, तो बायोमॉलिक्यूल वो कार्बन के कंपाउंड हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कौन से कार्बन के कंपाउंड? CHO। तो बायोमॉलिक्यूल्स आर दोज कार्बन कंपाउंड विच इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड CHO। देखो तुम्हारे अंदर कह लें या मेरे अंदर लिविंग टिश्यू कह ले, या ये एक मार्कर है जैसे, ठीक है। इसमें भी कार्बन के कंपाउंड है, मेरे में भी कार्बन के कंपाउंड है। ये भी CHO से मिलकर बना हुआ है और मैं भी CHO से मिलकर बनी हूं। अब डिपेंड क्या करता है कि अबंडेंस किस में ज्यादा है। तो अबंडेंस किस में ज्यादा है, जाहिर सी बात है जो लिविंग टिश्यूज होंगे उनमें कार्बन का कंपाउंड ज्यादा होगा। तो इस चीज को पता करने के लिए हम कुछ एनालाइज कर लेते हैं कि भाई अगर मैंने जैसे कि तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि हमारी अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। बहुत सारे हैं, CHO है, N है, Ca, S है, Fe है, R है, Ag है। तो हमारे लिविंग टिश्यू में वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमारे लिविंग टिश्यू में जो एलिमेंट्स हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारी अर्थ पे प्रेजेंट रहे होंगे। कहने का मतलब है कि अगर अर्थ में गोल्ड मिलता है तो क्या हमारी बॉडी में गोल्ड मिलता है? नहीं मिलता। अर्थ में कहीं पे सिल्वर मिल रहा है या सिलिका मिल रहा है तो क्या वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट अवेलेबल है? नहीं। तो आपकी एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे लिविंग टिश्यू में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमारे जो लिविंग टिश्यू में जो भी एलिमेंट्स हैं वो कभी ना कभी हमारी अर्थ पे जो है वो प्रेजेंट रहे होंगे। तो आपकी एनसीईआरटी लाइन मेंशन करती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सम एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ। इस पे क्वेश्चन भी आया, इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैंने बोला कि ये जो मार्कर है ये कार्बन कंपाउंड का बना हुआ है, इसके अंदर CHO है, मेरे अंदर भी CHO है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इसके अंदर CHO है तो क्या तुम मान लोगे? नहीं मानोगे ना भाई। जब तुमसे बोला जाता है कि नीट की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट 8 से 10 घंटे हमें डेली पढ़ना है, तो क्या तुम पढ़ते हो? तुम अपने मन की करते हो ना। तो यहाँ भी हम अपने मन की करेंगे। हमने बोला कि ये जो है कार्बन का कंपाउंड है, इसमें CHO प्रेजेंट है, लेकिन हम कैसे माने कि इसमें CHO प्रेजेंट है? तो हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें एक होता है केमिकल एनालिसिस एंड सेकेंड होता है कि हम किसी जो हमें एलिमेंट्स का पता करना है कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करते हैं उसके ड्राई वेट, फ्रेश वेट एंड एश वेट पता कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन से एलिमेंट है। तो फर्स्ट जो आपका मेथड आता है वो है आपका केमिकल एनालिसिस, ठीक है। केमिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक लीफ ले ले, ठीक है, या हम किसी लीवर का टिश्यू ले ले, ठीक है, या किसी लीवर का टिश्यू ले ले। अब हम इसको क्या करें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में इसको क्रश कर लें विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पिस्टन। दिस इज मोटर एंड पिस्टन। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हम लीफ और लीवर टिश्यू को विद द हेल्प ऑफ मोटर पिस्टल की हेल्प से हमने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और बीकर में एक फिल्टर में हमने इसको छान लिया। तो छानने के बाद फिल्टर किया हमने, स्टेन करने के बाद हमें क्या मिला, जो छान के हमने जो पार्ट्स जो छाना छन्नी से वो हमें कुछ नीचे गैदर हो गया वो पार्ट, उसको हमने नाम दे दिया फिल्ट्रेट का,
ठीक है, जो इजिली छन के नीचे चला गया बीकर में, उसको हमने नाम दे दिया फिल्ट्रेट का। दिस इज एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब कि हमारे बॉडी में या इस टिश्यू में जो भी कुछ मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, वो अब इस छन्नी से छानने पर इस पूल में इकट्ठे हो गए। ठीक है, बट इन बिहाफ ऑफ हम इस छन्नी में कुछ चीजें रह गई, कुछ चीजें छन्नी में रह गई जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जिनको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो भैया नहीं छने, तो हमने उनको नाम दे दिया क्या, रिटेंटेट का। हमने उनको नाम दे दिया रिटेंटेट का, और इसको हमने बोला एसिड इनसॉल्युबल पूल। मतलब कि ये जो ऐसे, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमें क्रश करने के बाद भी हम इनको छान नहीं पाए, मैक्रो मटेरियल्स होंगे। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो हमें मिल गया फिल्ट्रेट और दूसरा मिल गया रिटेंटेट। फिल्ट्रेट को हमने नाम दे दिया एसिड सॉल्युबल पूल का, और रिटेंटेट को नाम दे दिया एसिड इनसॉल्युबल पूल का। अब देखो, जो हमारा फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या चीज आ सकती है, देखो कोई सेल है, जैसे कहां बनाओ, कोई सेल है, ठीक है, सेल है तो सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है सेल में, ये आपका जो है वो आ जाएगा किसमें, फिल्ट्रेट में, क्योंकि ये इसको हम अगर फिल्ट्रेट करते हैं तो ये हमारा बीकर में आसानी से आ जाएगा। बट इन बिहाफ अगर हम बात करें एसिड इनसॉल्युबल पूल में, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, उसमें आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी, उसमें आपकी सेल वॉल आ जाएगी, उसमें आपके ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे। इनको छान लो तुम ट्राई क्लोरो एसिड में पीस के, ये फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। दीज थ्रीज आर रिटेंटेट। इनको बेटा तुम कितना भी पीस लो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में, ये रिटेंटेट में ही रहेंगे। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि भैया हमने ये मार्कर को पीस लिया, मान लो ये मार्कर आपका लीवर का पीस था, इसको हमने पीस लिया विद दी हेल्प ऑफ ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड एंड मोटर पिस्टल की हेल्प से पीस लिया, छान लिया। हमें दो तरह के फिल्टर, एक फिल्ट्रेट मिल गया, एक रिटेंटेट मिल गया, एक एसिड सॉल्युबल पूल मिल गया और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमने क्या क्या चीजें रखी, देखो एसिड सॉल्युबल पूल को हमने किसका नाम दिया था, फिल्ट्रेट का। एसिड इनसॉल्युबल पूल को हमने किसका नाम दिया था, दिस इज रिटेंटेट का। मेजरली एसिड सॉल्युबल पूल में हम उन चीजों को रखते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है, और इनसॉल्युबल पूल में हम उन चीजों को रखते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 800 डाल्टन से ज्यादा होता है। तो मोस्टली इनमें जो होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या आ जाता है एसिड सॉल्युबल पूल में, इसमें आ जाता है शुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। और हम बात करें इनसॉल्युबल पूल की, तो इसमें आ जाएगा आपका क्या, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड। अब देखो लिपिड इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो लिपिड का मॉलिक्यूलर जो वेट है वो 800 डाल्टन से कम है, दैट मीन्स उसको यहाँ पे होना चाहिए था, उसको तो हमें सॉल्युबल पूल में रखना चाहिए। बट लिपिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिपिड एग्रीगेट करता है। आप किसी चीज में लिपिड को क्रश कर लो, लिपिड जो होता है वो नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि वाटर हेटिंग होता है, वाटर में सॉल्युबल होता ही नहीं है, और इसके पास फैटी एसिड की चेन होती है। तो हम इसको जब भी क्रश करने की कोशिश करें ना, तो ये क्रश नहीं होता, ये क्या करता है, एग्रीगेट करता है, गुच्छे बना लेता है, चिपचिपा सा सब्स्टिट्यूट होता है। इसको कितना भी क्रश कर लो, ये छन के नीचे नहीं आएगा, ये फिल्ट्रेट का हिस्सा बनेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो जो एलिमेंट हाइड्रोफोबिक होते हैं वो कभी फिल्टर में आते ही नहीं है। तो लिपिड को अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एनालाइज करें तो उसको हमें यहाँ पे होना चाहिए था, बट क्योंकि ये एग्रीगेट करता है, इसकी प्रॉपर्टी एग्रीगेट करने की है,
इसलिए हमने इसको प्लेस किस में कर दिया है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एनालिसिस किया है कि हम अगर किसी, ये जो लीवर टिश्यू है या ये एक लीफ है, अगर हम इसको तोड़ के लाते हैं, हम इसका वेट कर लें कि उस समय कितना है, फिर हम ड्राई कर लें, फिर हम वेट करके पता कर लें, और फिर हम इसको अगर जला दें और उसके बाद उसमें जो ऐश निकलती है हम उसका एनालाइज कर ले, तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या क्या मटेरियल है। तो भैया एक लीफ ले आओ फिर से। तो ये एक लीफ है, ठीक है। दिस इज, इस लीफ के फ्रेश वेट में क्या क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, अब हम इसके ड्राई वेट कर ले। तो ड्राई वेट किया हमने, तो इसको ड्राई किया तो वाटर जो है वो रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद हमें ड्राई वेट में क्या क्या मिलेगा, अब हमारे पास जो लीफ है उसके में क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब हम इस लीफ को जला दें, काम ही खत्म करो यार। तो जला दिया, कंबंसन कर लिया, तो क्या है, जो इसमें कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 बन के उड़ गया, धुआं धुआं हो गया। ठीक है, अब हम क्या मिला, हमको राख मिली, जिसको हमने बोला ऐश। अब इसका वेट मेजर कर लो। तो एग्जैक्टली इस प्रोसेस से भी हमें पता चल जाता है कि हमारी लीवर टिश्यू है या हमारी जो लीफ है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड है। तो यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत। कार्बन के वो कंपाउंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, बायोमॉलिक्यूल। आगे बढ़े। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारा आता है क्या, मेटाबोलाइट्स क्या है, क्या होते हैं मेटाबोलाइट्स। देखो, तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते रहते हैं और वो किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीज की, कि मेटाबोलाइट्स क्या है, व्हाट इज मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स आर दोज विच इज intermediate or end product of any metabolism। किसी भी रिएक्शन का, किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट हो या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। कैसे बनते हैं ये हमारी बॉडी में, देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन जब होती है तो फूड जो है वो टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में। हमने कोई मेडिसिन ली तो वो ड्रग्स है वो टूटा, या हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स हैं वो टूटे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, या हमारे ओन टिश्यू जैसे कि हमारे जो मसल्स टिश्यू होते हैं, फैट का ब्रेकडाउन होता है, फैट है जो वो टूटता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, तो वो हमारे जो जब टूटने के बाद वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई तो हमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्या, इंटरमीडिएट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मेटाबोलाइट्स जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये भी एक सरदर्द है, अब होते हैं तो होते हैं। पहले हैं आपके प्राइमरी एंड दूसरे आपके आते हैं क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये वो होते हैं जिनका जो रोल होता है वो हमारा जो मेटाबॉलिक ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में, या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, या हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व इन
मेटाबॉलिज्म। इनका जो वर्क होता है वो नोन है, आइडेंटिफाई। और अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, और इनका जो रोल होता है, इनका जो वर्क होता है वो हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। लाइक हम अगर शुगर की बात कर लें, या ग्लूकोज की बात कर लें, या फ्रक्टोज की बात कर लें, पता है कि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व भैया हमारी बॉडी में ये जाएंगे और इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम इनसे एटीपी बना पाते हैं। ठीक है, तो इनका वेल नोन जो है वो रोल पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है कि दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म। ये डायरेक्ट हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। दीज आर पार्ट ऑफ क्या, ये किसी भी रिएक्शन का जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, और दीज आर बाई प्रोडक्ट। किसी भी कंपाउंड का ये बाई प्रोडक्ट है। ये मेनली कैसे है, जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने कोई बाई प्रोडक्ट बनाया, या ये फंजाई के बाई प्रोडक्ट है। इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल जैसे कि रबर, क्या डायरेक्ट कोई रोल है रबर का हमारी बॉडी में? नहीं है। आर्जिन, राइसिन, गम्स, कॉन्केविलिन, मॉर्फिन, ड्रग्स है ये। ठीक है, एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज सेलुलोज। क्वेश्चन इस पे आएगा, और इसके ऊपर आएगा सेलुलोज। अब तुम कहोगे मैडम सेलुलोज तो भाई सुना सुना सा लग रहा है, और इसको तो प्राइमरी में होना चाहिए था, बट बेटा ये प्राइमरी में नहीं होता है, क्योंकि जो सेलुलोज होता है ये प्लांट में पाया जाता है, किससे? सेल वॉल में। और जो सेल वॉल होती है बेटा वो डेड कंपोनेंट मानी गई है, डेड कंपोनेंट, इसलिए इसको सेकेंडरी में रखते हैं। अब आगे बढ़े तो हमने मेटाबोलाइट्स में क्या पढ़ा है कि विच इज दोज कंपाउंड विच इज इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे पढ़ाया गया है? बायो मॉलिक्यूल्स को विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड किया गया है, किसमें? बायो मैक्रो में, माइक्रो में एंड मैक्रो में। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम पहले माइक्रो पढ़ेंगे देन मैक्रो पढ़ेंगे। तो हम जब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो तो हम स्टार्ट करेंगे क्या? अमीनो एसिड से। तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या किया है कि पहले सारे बायो माइक्रो पढ़ा दिए हैं, फिर मैक्रो पढ़ा दिए। तो हम क्या करेंगे? पहले अमीनो एसिड करेंगे, फिर उससे रिलेट करते हुए हम प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेट करते हुए हम एंजाइम पढ़ेंगे। तो तुम्हारा सारा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी से कवर भी हो जाएगा और हौच-पौच नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अमीनो एसिड से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।